वंस मोर वेलकम टू SLS। आगे करते हैं प्रैक्टिस सेट 2 PGT पॉलिटिकल साइंस के लिए और UGC नेट एंड DSSB बाकी जितने भी PGT पॉलिटिकल साइंस के रूप में हो उसके लिए। तो हम आगे करते हैं 52 क्वेश्चन नंबर 52। यह नया दृष्टिकोण जिसे हम आधुनिक दृष्टिकोण कहते हैं परंपरागत पद्धति की सीमाओं को तोड़ चुका है। यह दृष्टिकोण अधिक परीक्षण देने वाला, अधिक छानबीन करने वाला और अधिक व्यवस्थित है। ऐसा किसने कहा था? ऐसा क्या फाइनर ने कहा, लॉस्की ने कहा, या मैक्रेडस तथा ब्राउन ने कहा, या ईस्टन ने कहा? ऐसा सी मैक्रेडस और ब्राउन ने कहा था। निम्न कथनों में सही कौन है? 53 का क्वेश्चन है। पहले राजनीतिक विश्लेषण का तरीका सीधा, सपाट, वर्णनात्मक और ऐतिहासिक था। केवल संस्थाओं के गठन और कार्यों को ही विश्लेषण का विषय माना जाता था। दूसरा ऑप्शन है विभिन्न सिद्धांतों, मॉडलों और विश्लेषणा के दृष्टिकोणों का विकास नहीं हो पाया है। आगे है ऑप्शन नंबर 3, परिवर्तन होते रहने वाले तत्वों के संबंध में जानकारी प्राप्त की जाती है, लेकिन उनके पारस्परिक संबंधों के विषय में छानबीन नहीं की जाती है। वर्तमान तुलनात्मक पद्धति में यानी चौथा नंबर है, वर्तमान तुलनात्मक पद्धति में नीति निर्धारण, मध्यम श्रेणी सिद्धांत एवं सीमित सिद्धांत की समस्याओं की पद्धतियों का समावेश किया जाता है। तो सीमित सिद्धांत का समस्याओं का पद्धति ये आधुनिक में नहीं है, तो ये गलत हो गया। इसका आंसर है ए, यानी 1 और 2 ही सही है। वो कौन से 1 और 2 हैं? ये है। पहले राजनीतिक विश्लेषण का तरीका सीधा, सपाट, वर्णनात्मक और ऐतिहासिक था। केवल संस्थाओं का गठन और कार्यों को ही विश्लेषण का विषय माना जाता था। विभिन्न सिद्धांतों, मॉडलों और विश्लेषणों के दृष्टिकोण का विकास नहीं हो पाया है। आगे तरफ जाते हैं। 54th क्वेश्चन नंबर 54 पे पहुँचते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, तुलना की न्यूनतम अनिवार्यता एक वैचारिक संरचना है। जब तक कि तुलना का वैचारिक ढांचा नहीं हो तब तक अध्ययन सही ढंग से नहीं हो सकता, किया जा सकता। ये किसकी राय है? ये राय है हैक्सर की। हैक्सर का कहना था कि तुलना की न्यूनतम अनिवार्यता एक वैचारिक संरचना है। जब तक कि तुलना का वैचारिक ढांचा नहीं हो तब तक अध्ययन सही ढंग से नहीं किया जा सकता। तुलनात्मक राजनीति अध्ययन को अनिवार्य बना दिया। प्रथम विश्व युद्ध ने, संप्रदायवाद या जातिवाद ने, शीत युद्ध ने, या विकासशील देशों के उदय ने? तो इसका आंसर है विकासशील देश के उदय आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ था, उसी के आधार पर एक अनिवार्य अध्ययन बना दिया गया तुलनात्मक राजनीति को। तुलनात्मक राजनीति को न केवल वैज्ञानिक बनाया बल्कि राजनीतिक व्यवहार के विषय में सिद्धांतों के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया। प्राचीन दृष्टिकोण ने, राजनीतिक व्यवस्था दृष्टिकोण ने, मानवीय दृष्टिकोण ने, या आर्थिक दृष्टिकोण ने? तो इसका आंसर है राजनीतिक व्यवस्था दृष्टिकोण ने। ये इसके बारे में थोड़ा और जानकारी ले लेते हैं। विश्व में तीसरी दुनिया के देशों के विकास और साम्यवादी शक्तियों के उदय ने राजनीतिक विचित्रता की गंभीर स्थिति ला दी। इसी राजनीतिक वातावरण में राजनीति व्यवस्था दृष्टिकोण का जन्म हुआ। राजनीतिक व्यवस्था की ही संरचना को समझाने में उपयोगी मानी जाने लगी।
इसने सिद्धांतों के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया, यानी राजनीतिक व्यवस्था दृष्टिकोण ने। 57 क्वेश्चन पे पढ़ते हैं आगे। राजनीतिक घटनाओं और उनसे संबंधित तथ्यों को के चुनाव का आधार प्रस्तुत करती है। तो राजनीतिक घटनाओं और उनसे संबंधित तथ्यों का चुनाव का आधार द्वारा प्रस्तुत करती है राजनीतिक व्यवस्था। इसका ए आएगा आंसर। राजनीतिक व्यवहार के विषय में आनुभाविक यानी एम्पिरिकल सिद्धांत का निर्माण तभी संभव है जब समाज में निर्णय लेने और उन्हें लागू करने में शामिल प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रभावों को ध्यान में ही नहीं लाया जाए, बल्कि अध्ययन की महत्वपूर्ण अवधारणाओं में इसे शामिल किया जाए। किसका विचार है? यह विचार ईस्टर्न का है। ईस्टर्न का ही कहना था कि राजनीतिक व्यवहार के विषय में आनुभाविक सिद्धांत का निर्माण तभी संभव है जब समाज में निर्णय लेने और उन्हें लागू करने में शामिल प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रभावों को अध्ययन में ही नहीं लाया जाए, बल्कि अध्ययन की महत्वपूर्ण अवधारणाओं में इसे शामिल किया जाए। यानी ये ब्रॉड कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। डेविड ईस्टर्न द्वारा लिखित दी पॉलिटिकल सिस्टम नामक पुस्तक कितने ईस्वी में प्रकाशित हुई? डेविड ईस्टर्न द्वारा लिखित दी पॉलिटिकल सिस्टम का प्रकाशन 1953 में की गई। सरकारी नीतियों, नियमों, निर्णयों को प्रभावी करने के लिए इच्छुक होते हैं प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था में, कुछ राजनीतिक व्यवस्था में, विदेशी राजनीतिक व्यवस्था में, किसी व्यवस्था में नहीं। तो इसका आंसर है ए, प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था में। राजनीतिक व्यवस्था का प्रमुख कार्य है राज्य का प्रशासन संभालना, भी न्याय करना, मांगों पर विचार विमर्श करके उनका रूपांतरण करना, ऐतिहासिक खोज करके आर्थिक व्यवस्था में सुधार लाना। तो राजनीतिक व्यवस्था का मुख्य काम है सी, मांगों पर विचार विमर्श करके उनका रूपांतरण करना। कुछ मांगें राजनीतिक सत्ताधारियों को परेशान करने के लिए रखी जाती है। ऐसी मांगें रखने वाले खुद भी नहीं जानते कि उनकी ये मांगें सही नहीं हैं, फिर भी दलीय या राजनीतिक कारणों से ये मांगें निवेशों के रूप में राजनीतिक व्यवस्था में घुस जाती है। राजनीतिक व्यवस्था ऐसी मांगों पर विचार नहीं भी कर सकती है। वह अपने साधनों, उद्देश्यों, मांगों के समर्थन की संस्था तथा मांग के औचित्य आदि को ध्यान में रखकर उनका रूपांतरण करती है। क्वेश्चन नंबर 62 पे पहुंचते हैं। राजनीतिक व्यवस्था के सदस्य मुख्य रूप से अदा करते हैं आर्थिक भूमिका, राजनीतिक भूमिका, सांस्कृतिक भूमिका। तो इसका आंसर तो सीधा सा है राजनीतिक भूमिका। आम आदमी के कार्यों में अधिक संख्या होती है शैक्षणिक कार्यों की, व्यावसायिक कार्यों की। तो इसका आंसर क्या है? आम आदमी के कार्यों में अधिक संख्या होती है सामाजिक कार्यों की, राजनीतिक कार्यों की। तो आम आदमी राजनीतिक कार्य ज़्यादा करते हैं। आलमंड और पावेल ने संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण का तुलनात्मक अध्ययन में प्रयोग हेतु निवेश निर्गतन को स्वीकार किया है। इसके प्रतिपादक हैं मैक्स वेबर, ईस्टर्न, ग्रीन या हीगल। तो इसके प्रतिपादक हैं ईस्टर्न। राजनीतिक व्यवस्था अपने लक्ष्यों का निर्धारण करती है। राजनीतिक व्यवस्था अपने लक्ष्यों का निर्धारण करती है राजनीतिक दलों की मांग के आधार पर, दबाव समूहों की मांग के आधार पर, या समाज और समूहों की मांग के आधार पर, या सरकारी मांगों के आधार पर। तो इसका आंसर है सी, समाज और समूहों के मांग के आधार पर। राजनीति
की जानकारी के लिए आवश्यक है। समाचार पत्रों का नित्यावलोकन, देश विदेश की यात्रा, राजनीतिक चिंतकों का सानिध्य, सुनियोजित चिंतन। तो इसका सीधा सा आंसर है सुनियोजित चिंतन से ही राजनीति की जानकारी मिल सकती है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की मूल समस्या है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की मूल समस्या क्या है? विभिन्न राष्ट्रों का पता लगाना, राष्ट्रों के आपसी व्यवहार तथा आचरण के बुनियादी सिद्धांतों का पता लगाना, विभिन्न राज्यों की धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थिति का जानकारी प्राप्त करना, विभिन्न राष्ट्रों में से ही हो रहे सामाजिक परिवर्तन का पता लगाना। तो इसका आंसर है बी, राष्ट्रों के आपसी व्यवहार और आचरण के बुनियादी सिद्धांतों का पता लगाना अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की मूल समस्या है। राष्ट्र सहयोग क्यों करते हैं? राष्ट्र युद्ध क्यों करते हैं? राष्ट्र शक्तिशाली क्यों बनना चाहते हैं? शांति के लक्ष्य की निरंतर दुहाई देते हुए भी संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी संस्था के आदेशों का पालन क्यों नहीं किया जाता? निशस्त्रीकरण के सिद्धांत को विश्व शांति के लिए अपरिहार्य मानते हुए भी राष्ट्र निरंतर सशस्त्रीकरण क्यों करते हैं? शांतिपूर्ण सहअस्तित्व में आस्था रखते हुए भी राष्ट्र अपनी विचारधारा का प्रसार क्यों करना चाहते हैं? उपयुक्त विरोधाभासी राजनीतिक व्यवहार और आचरण को समझने के लिए क्या आवश्यक है? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के मूल तत्वों एवं सिद्धांतों का विवेचन विश्लेषण, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का अध्ययन, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन, विभिन्न राष्ट्रों का भ्रमण एवं अध्ययन। तो इसका आंसर तो ये क्वेश्चन बहुत लंबा है, लेकिन इस स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद इसका आंसर क्या बनता है? इसमें से बेस्ट ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के मूल तत्वों एवं सिद्धांतों का विवेचन विश्लेषण। तो इन समस्याओं का अध्ययन हमें, यानी इस प्रश्नों का उत्तर इसमें मिलता है। अब आगे बढ़ते हैं। सिक्सटी 69 पे, विश्व सरकार के द्वारा ही विश्व शांति की स्थापना की जा सकती है। जब तक राष्ट्रों में उग्र राष्ट्रीयता एवं प्रभुसत्ता की भावना विद्यमान रहेगी, तब तक विश्व सरकार एक सपना ही बना रहेगा। ये कथन किसका है? फेलिक्स का, हेंस जे मॉर्गेनथाउ का, बर्ट्रैंड रसेल का या रॉबर्ट? ये बर्ट्रैंड रसेल का है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति सभी राजनीतिक उद्देश्यों की भांति शक्ति के लिए संघर्ष है। यह सिद्धांत, यह उक्ति किसकी है? ये उक्ति हेंस जे मॉर्गेनथाउ की है। हेंस जे मॉर्गेनथाउ यानी आधुनिक प्रवृत्ति अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार को शक्ति के आधार पर समझने की है। कई विद्वान यह मानते हैं कि प्रत्येक राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में संपन्न किया गया है प्रत्येक कार्य प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से शक्ति प्राप्त शक्ति की वृद्धि करने, उसका प्रदर्शन करने आदि से संबंधित रखता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विश्व शक्ति की गूढ़ता को हृदयंगम करता है और शक्ति के परिप्रेक्ष्य में ही अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को समझने का प्रयत्न करता है। तो इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति सभी राजनीतिक उद्देश्यों की भांति शक्ति के लिए संघर्ष है, ये मॉर्गेनथाउ ने कहा था। 71 में देखते हैं। प्रारंभ में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन पूर्णतः किस पर आधारित था? शुरू में किस पर आधारित था? 71 का देखते हैं क्या है। यथार्थवाद पर, निराशावाद पर, काल्पनिक आदर्शवाद पर या राष्ट्रवाद पर? तो प्रारंभ में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति काल्पनिक आदर्शवाद पर निर्भर था। प्रारंभ में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन पूर्णतः काल्पनिक आदर्शवाद पर आधारित था और इसका दायरा युद्ध और युद्ध की समाप्ति से संबंधित था। पिछले 2 विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि में इसके अध्ययन में यथार्थवादी परंपरा का विकास हुआ और समस्याओं का अध्ययन शक्ति और सत्ता राजनीति के परिप्रेक्ष्य में किया जाने लगा। तो 71 का सी है।
आगे देखते हैं, मानव समुदाय के ऊपर यानी मानव समुदाय के ऊपर शासन करने की कला को ही राजनीति कहते हैं। शासन से उसका अभिप्राय है आदेश देने और नियंत्रण कायम करने से संबंधित प्रक्रियाएं। पॉलिटिक्स का विशेष क्षेत्र बहुत व्यापक है। परिवार, चर्च, ट्रेड यूनियन, फर्म और अन्य संघों और समुदायों के भीतर चलने वाली प्रतिस्पर्धा को राजनीति का ही स्वरूप मानना होगा। ये उक्ति किसकी है? ये रॉबर्ट ने ऐसा कहा था। रॉबर्ट की डेफिनेशन है 73 का देखते हैं। राजनीति के स्रोत हैं समुदायों के अस्तित्व, समुदायों के बीच मतभेद, कुछ समुदायों द्वारा अन्य समुदायों के कार्यों को नियंत्रित करने का प्रयत्न। राजनीति के स्रोत ये हैं। 73 का 1, 2, 3 तीनों सही है। राजनीति का मुख्य आधार है युद्ध, समझौता, सहयोग, मतभेद। मुख्य आधार मतभेद है राजनीति का। 75 देखते हैं। राजनीति एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम परिस्थितियों के अनुसार दूसरों के साथ ऐसे संबंध स्थापित करने का निरंतर प्रयत्न करते रहते हैं जिनसे अपने लक्ष्य की अधिक से अधिक पूर्ति हो सके। यह कथन किसका है? ये कथन कर्टिस का है, रोल्डन वॉलिस का है, या विंकसी राइट का है, या रॉबर्ट का है? ये बी आंसर है इसका, रोल्डन वॉलिंग का है। आगे देखते हैं 75 की तरफ। Hmm. 76 में क्या है? शक्ति किसे कहते हैं? शक्ति किसे कहते हैं? यानी दूसरों के कार्यों को नियंत्रित करने की क्षमता को, दूसरे समुदाय को अपनी पक्षधर बनाने की कला को, आपसी तनाव को नियंत्रित करने की कला को, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर इसका होगा ए, दूसरों की शक्ति, दूसरे के कार्यों को नियंत्रण करने की क्षमता को। तो इसका आंसर आएगा ए। शक्ति राजनीति का अनिवार्य तत्व है। शक्ति के अभाव में राजनीति की कल्पना ही नहीं की जा सकती। शक्ति प्राप्ति के लिए किया गया संघर्ष ही राजनीति का मूल है। राजनीति वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शक्ति को उपार्जित किया जाता है, उससे कायम रखा जाता है, उसे प्रयोग में लाया जाता है तथा उसे विकसित किया जाता है। विभिन्न समूहों के हितों के पारस्परिक विरोध की कोख से जन्म लेकर शक्ति लोलुपता के फलस्वरूप विकास की ओर बढ़ते रहना ही राजनीति है। इसकी अपनी डेफिनेशन है शक्ति के अनुसार राजनीति की। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति किसे कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहते हैं विश्व में विभिन्न प्रकार राष्ट्रों के बीच चल रहे विवादों को, विभिन्न राष्ट्रों के पारस्परिक संबंधों की परंपरा को, राष्ट्रों के मध्य पाई जाने वाली राजनीति को, या राष्ट्रों के बीच शक्ति प्राप्ति के लिए संघर्ष को। तो इसका सटीक आंसर राष्ट्रों के मध्य पाई जाने वाली राजनीति को कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। क्यों? क्योंकि विश्व में प्रत्येक राष्ट्र की अपनी अपनी आवश्यकताएं, इच्छाएं, अभिलाषाएं होती है। उन्हें राष्ट्रीय हित कहा जाता है। वे इनके संवर्धन के लिए प्रयास करते हैं। ऐसा करते हुए अन्य राष्ट्रों के साथ इनके अनेक मतभेद और विवाद उत्पन्न होते हैं। इन्हें शांतिपूर्ण रीति से कूटनीति द्वारा हल करने का प्रयास किया जाता है। अगर ऐसा संभव नहीं हो सका तो विवाद का समाधान शक्ति द्वारा प्राप्त किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में विभिन्न राष्ट्र अपने हित साधन के लिए अपनी संबंधों में संघर्ष की जिस स्थिति में रहते हैं उसी का अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विषय वस्तु है। तो इसका आंसर तीसरा है।
आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के महत्वपूर्ण तत्व हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के महत्वपूर्ण तत्व क्या है? राष्ट्रीय हित, संघर्ष, शक्ति या उपयोग सभी। इसका सटीक आंसर डी ही है, उपयोग सभी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति, राष्ट्रीय हित और संघर्ष तीनों होता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संयोग और संघर्ष में क्या संबंध है? संयोग और संघर्ष में क्या संबंध है? संघर्ष और संयोग एक दूसरे के भिन्न है। संघर्ष और संयोग एक दूसरे के विपरीत है। संघर्ष और संयोग की प्रक्रिया साथ साथ चलती है। संघर्ष संयोग में बाधक है। तो इसका सही आंसर है सी, संघर्ष और संयोग की प्रक्रिया साथ साथ चलती है। भारत और चीन के संबंध कब से कब तक मैत्रीपूर्ण रहे? 1947 से 1957 तक, 1949 से 1959 तक। तो इसका आंसर क्या देखो, ऑप्शन आ रहा है ऑप्शन बी, 1949 से 1969 तक, 1959। स्वतंत्र राजनीति समुदाय यानी स्वतंत्र राजनीति समुदायों अर्थात राज्यों के अपने अपने उद्देश्य अथवा हितों के आपसी विरोध प्रतिरोध या संघर्ष से उत्पन्न उनकी क्रिया प्रतिक्रियाओं और संबंधों का अध्ययन ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है। यह परिभाषा किसने दी है? तो ये परिभाषा हर्बर्ट साइमन और डेविड ईस्टन ने दी है। सॉरी, ये गड़बड़ हो गई। इसका आंसर है स्वतंत्र राजनीति, स्प्राउट ने दी है। इसका 81st स्प्राउट है। स्प्राउट का कथन है कि स्वतंत्र राजनीति समुदायों और राज्यों के अपने अपने उद्देश्यों और हितों के आपसी विरोध प्रतिरोध या संघर्ष से उत्पन्न उनकी क्रिया प्रतिक्रियाओं और संबंधों का अध्ययन ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है। आगे तरफ जाते हैं 82 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से कौन राजनीति विज्ञान में व्यवहारवादी आंदोलन के बौद्धिक पूर्वज माने जाते हैं? तो बौद्धिक पूर्वज जॉर्ज कैटलिन और चार्ल्स मैरियन को माना जाता है। व्यवहारवादी आंदोलन के बौद्धिक पूर्वज जॉर्ज कैटलिन और जॉर्ज मैरियम। तो इनके बारे में देख लेते हैं, कुछ बातें हैं। जॉर्ज मैरियम ने कहा था कि राजनीति का अध्ययन व्यवहारपरक दृष्टिकोण से होना चाहिए। ऐसा ही कार्य जी कैटलिन ने कॉर्नेल विश्वविद्यालय में किया। मैरियम के अग्रदूती योगदान को उसके शिष्यों व संकाय के प्रमुख सदस्यों ने समूह जैसे बी के में बहुत सारे ग्रुप थे, उनके सहपाठी थे, ने समृद्ध किया, जो बाद में शिकागो स्कूल की विभूतियों के रूप में विख्यात हुए। यानी मैरियम के अग्रदूती योगदान को उनके शिष्यों यानी उनके शिष्य थे B.O. के जूनियर, D.V. ट्रूमैन, हर्बर्ट साइमन, डेविड ईस्टन, G.S. एडमंड इत्यादि। तो चार्ल्स मैरियम और जॉर्ज कैटलिन को राजनीतिक व्यवहारवादी का पूर्वज माना जाता है। आगे है चूजा मॉडल यानी चिकन मॉडल और कैदी सुविधा मॉडल, प्रिजनर्स डायलेमा मॉडल प्रयुक्त होता है। किसके लिए प्रयुक्त होता है? अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के यथार्थवादी सिद्धांत में, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में के मार्क्सवादी सिद्धांत में, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के व्यवस्था सिद्धांत में या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के खेल सिद्धांत में। असल में ये खेल सिद्धांत का एग्जाम्पल है। तो चूजा मॉडल और कैदी सुविधा मॉडल अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के खेल सिद्धांत से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का खिलाड़ियों के बीच खेल के रूप में विश्लेषण करने के लिए निम्नलिखित 4
खेल प्रतिमानों का प्रयोग किया जाता है। जोरो सम 2 पर्सन गेम, नॉन जीरो सम 2 पर्सन गेम, जीरो सम एन पर्सन गेम, नॉन जीरो सम एन पर्सन गेम। तो ये 4 मॉडल्स हैं खेल सिद्धांत के। फिलहाल आगे बढ़ते हैं 84 की तरफ। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय संबंध विस्तृत है जबकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति संकीर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध वर्णनात्मक है जबकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विश्लेषणात्मक है। दोनों ही विषय अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से संबंधित है। दोनों के लक्ष्य में समान होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो ये तो चारों ही एक दूसरे जैसी बातें कर रहे हैं, तो इसका आंसर 84 का ए होगा। अंतर्राष्ट्रीय संबंध विस्तृत है जबकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति संकीर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध वर्णनात्मक है जबकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विश्लेषणात्मक है। तो चारों ही इसके आंसर हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत राज्यों के किस व्यवहार का अध्ययन किया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत राज्यों के किस व्यवहार का अध्ययन किया जाता है? ए राजनीतिक व्यवहार का, बी सामाजिक व्यवहार का, बाह्य व्यवहार का या आंतरिक व्यवहार का? तो इसका सीधा सा आंसर है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अंतर्राष्ट्रीय बातें की जाएगी तो बाहरी व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन का मौलिक विषय है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन का मौलिक विषय क्या है? युद्ध एवं शांति की गतिविधियों का अध्ययन, ये भी ठीक है। युद्ध और शांति अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की एक मुख्य पक्ष है। विदेश नीति का निर्माण की प्रक्रिया का अध्ययन, ये भी ठीक है। विदेश व्यापार एवं राजनीतिक आर्थिक संगठनों का अध्ययन, ये भी ठीक है। तो डी इसका आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति राष्ट्रों के बीच निरंतर होने वाले शक्ति संघर्ष के अतिरिक्त कुछ नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति राष्ट्रों के बीच निरंतर होने वाले शक्ति संघर्ष के अतिरिक्त कुछ नहीं है। तो ये तो मॉर्गनथाउ का स्टेटमेंट है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को ज्ञान की एक स्वायत्त शाखा के रूप में अध्ययन करने के लिए सर्वप्रथम 1919 ई में अलग से वेल्स विश्वविद्यालय में आचार्य के पद की स्थापना की गई थी। उसका नाम क्या था? चार्ल्स वेबस्टर, चार्ल्स मैकलेलैंड, अल्फ्रेड जिमर्स, फ्रेड सोंडरमैन। 88 का है अल्फ्रेड जिमर्न। इसके सॉरी ये सी है, अल्फ्रेड जिमर्न। तो इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को ज्ञान की एक स्वायत्त शाखा के रूप में अध्ययन करने के लिए सन 1919 में अलग से आचार्य के पद की स्थापना वेल्स विश्वविद्यालय में की गई। इस पद पर इतिहास के मशहूर विद्वान अल्फ्रेड जिमर्न की पहली नियुक्ति हुई। लोगों में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को एक स्वतंत्र विषय के रूप में अध्ययन करने की रुचि पैदा होने लगी। कालांतर में अध्येताओं ने सामयिक घटनाओं पर भी जोर दिया। तो आगे के क्वेश्चन करते हैं 89। ज्ञान की अलग शाखा के रूप में प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के कालखंड में भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन सर्वसम्मत से प्रारंभ नहीं हो सकने का कारण क्या था? एक ज्ञान शाखा के लिए आवश्यक है उसकी समुचित एवं निश्चित विषय सामग्री की जो अन्य ज्ञान शाखाओं से पृथक हो, या आवश्यक है कि व्यवस्थित तथ्य संग्रह से युक्त तथा स्पष्ट अवधारणात्मक संरचना हो। आवश्यक है कि उसके स्वयं के वैज्ञानिक सिद्धांत को जिसका व्यवहारिक महत्व हो। यानी इसका तो तीनों ही सही लग रहा है, तो इसका तो डी इसका आंसर होगा। इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद अगले वीडियो में आगे क्वेश्चन एक्सटेंड करेंगे।
परंपरागत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की समीक्षा से यह ज्ञात होता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जैसा कोई स्वायत्त विषय सन 1945 तक नहीं उभर पाया। एक पृथक विषय के रूप में इसका अस्तित्व अभी भी संदेहास्पद है, यानी डाउटफुल है अभी भी। वेल्स विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रथम आचार्य अल्फ्रेड जर्मन ने भी कहा था, शैक्षणिक दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति स्पष्ट रूप से एक पृथक विषय नहीं है। इसका कोई एक निश्चित पाठ्य सामग्री भी नहीं है। यह एक विषय न होकर कई विषयों का समूह है। यह समूह जिन विषयों से बना है वे हैं कानून, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, भूगोल तथा इसी प्रकार के अन्य विषय, किंतु इनका पूर्ण रूप से निर्धारण करना संभव नहीं है। तो इसीलिए ये तीनों बातें ठीक थे। इसके अगले वीडियो में आप आगे की देखेंगे।